हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 8th और 9 के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्लास 10th की पॉलिटी का बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड। इसमें आपका 4 इकाई है, टोटल 4 इकाई है, और चैप्टर की बात करें इसमें 8 चैप्टर हैं। तो सारे चैप्टर के प्रश्नों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के अलावा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस में जो है पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 1, इसमें पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है? तो इसमें पहला है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ये आपका क्या है? सही है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ये सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करते हैं। ये आपका क्या है? करेक्ट है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता का क्षैतिज बंटवारा होता क्या है? एक ही स्तर पर रखे गए सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का बंटवारा करना क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहलाता है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। दूसरा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। ये आपका गलत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार ये सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को निरूपित करते हैं। यानी अलग अलग स्तर पर जो है शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। तो ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केवल आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। व्याख्या भी देख लेते हैं। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज ना होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है, यानी ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, अतः आपका दूसरा कथन क्या है? गलत है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका संघवाद। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? संघीय व्यवस्था की विशेषता के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार। ये आपका करेक्ट है। संघीय व्यवस्था में 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होती है। ये आपका सही है। दूसरा है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। अलग अलग अपना क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। ये भी आपका क्या है? संघीय व्यवस्था में है। चौथा है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। ये आपका गलत है। राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सही है, चौथा आपका गलत है। राज्य की सरकार का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं, बल्कि ये एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। ध्यान रखिएगा, ये किसकी विशेषता है? एकात्मक व्यवस्था की। और एकात्मक व्यवस्था कहाँ पे है? तो आपका ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है। और ये संघीय व्यवस्था कहाँ पे है? तो अमेरिका में। जब भी आप प्रश्न सॉल्व कीजिए संघीय व्यवस्था के, तो अमेरिका को ध्यान में रखकर सॉल्व करिएगा, भारत को ध्यान में रखकर नहीं है, क्योंकि भारत में आपका संघीय व्यवस्था के भी लक्षण देखे जाते हैं और एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण देखे जाते हैं। इसलिए भारत को अर्धसंघात्मक देश कहा जाता है, अर्धसंघात्मक देश। और ये कहां से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। पूर्ण रूप से अगर संघीय व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आपका भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में पूछा है, करा इसमें कौन सा सही नहीं है? पहला प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची के विषय हैं। ये आपका क्या है? सही है। दूसरा आपका शिक्षा, वन, विवाह राज्य सूची के विषय, ये आपका गलत है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तीसरा आपका व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई समवर्ती सूची के विषय, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका राज्य सूची के विषय है। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही नहीं है, पहला ही आपका सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम समझते हैं ये आपका जो तीनों सूची है किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में।
पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तीनों सूचियां जो है आपका ये केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। कौन कौन सी है? वो आपका ये केंद्र सूची हो गया, दूसरा आपका राज्य सूची है, तीसरा आपका क्या है? समवर्ती सूची है। पूछा जाता है केंद्र सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो आपका 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय? तो 52 विषय हैं। सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। देखिए केंद्र सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं इसमें? तो ये आपका पहला ध्यान रखिएगा रक्षा, रक्षा जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा, रक्षा। उसके बाद बैंकिंग, और कौन क्या इसमें केंद्र सूची में? संचार, रक्षा, बैंकिंग, संचार, जनगणना। जनगणना किसका विषय है? तो ये आपका केंद्र सूची का विषय है। विदेश, ये किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। डाक, ये सब किसके विषय? केंद्र सूची के विषय। राज्य सूची के विषय की बात करें तो इसमें आपका क्या आता है? कृषि, कृषि किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। सिंचाई, सिंचाई किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। और इस राज्य सूची का क्या है? अस्पताल, अस्पताल किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वच्छता, ये भी किसका है? तो ये राज्य सरकार का विषय है। पुलिस, ये भी आपका राज्य सरकार का विषय है। अब हम आते हैं समवर्ती सूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न जो है समवर्ती सूची से ही बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए आपका शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। अब की बात पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में कि जंगल किस सूची का विषय है? तो जंगल जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। शादी, शादी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जनगणना तो आपका केंद्र सूची का विषय है, लेकिन अगर पूछा जाए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये किसका विषय है? तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के और विषय की बात करें तो आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन भी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव और जानवरों की रक्षा यानी सुरक्षा, ये किसका विषय है? तो ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है आपका समवर्ती सूची, सबसे ज्यादा प्रश्न समवर्ती सूची से ही बनते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए कौन कौन से हैं? शिक्षा, जंगल, शादी, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, वन्य जीव और जानवरों की सुरक्षा, ये सब किस में है? समवर्ती सूची में है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। करा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, तो इसमें क्या दिया है? स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है, ये आपका क्या सही है। दूसरा आपका 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा है हर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ये भी आपका करेक्ट है। हर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसका गठन? तो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है, सही है। चौथा आपका स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है, ये आपका क्या है? ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। इसमें पूछा क्या है? तो कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 4 आपका क्या है? सही नहीं है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण राज्य के विधान मंडल के अधीन है, ध्यान रखिएगा, विधान मंडल के अधीन है। ये फलता ये क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए आपका चौथा क्या है? गलत है। और हम बात करें अगर यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ये आपका 1992 में हुआ था। इसके द्वारा किसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पंचायत को, पंचायत को इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब पंचायत को किस अनुसूची में शामिल किया गया था? 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, 11वीं अनुसूची में है और कितने विषय हैं इसमें? आपका 29 विषय हैं। और एक प्रश्न और बनता है कि ये एक्ट लागू कब हुआ था? तो ये आपका 24 अप्रैल 19
1993 को यह लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को यह आपका 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था इसी दिन लागू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो ये भी आपका 1992 में ही हुआ था। इसके तहत क्या जोड़ा गया था, तो इसके तहत आपका नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, नगर पालिका। और ये किस अनुसूची में है, तो ये आपका 12वीं अनुसूची में है। कितने विषय हैं वर्तमान में इसमें, 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय। तो ये भी पूछा जाता है 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, तो यह आपका 1 जून 1993 को यह लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को यह लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या किस अधिनियम के द्वारा नगर पालिका को, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसमें किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और लागू कब हुआ, 1 जून 1993 को यह लागू हुआ था। सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलग इकाई आपका दूसरा, इसमें चैप्टर 4 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इससे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही पूछा है इसमें। पहला, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। करा जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। ये क्या आपका करेक्ट है। 2001 में लिंगानुपात कितना था भारत का, तो 2001 में आपका 933 था। कितना, 933। 2011 में कितना हुआ, तो 943। तो क्या हुआ, बढ़ा, यानी वृद्धि दर्ज की गई। 933 से 943 हुआ। तो ये आपका पहला क्या है, करेक्ट है। दूसरा आपका जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई। ये आपका गलत है, वृद्धि नहीं दर्ज की गई थी, गिरावट दर्ज की गई है। देखिए 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 2001 में शिशु लिंगानुपात आपका 927 था। कितना, 927। अगर 2011 में बात करें तो कितना हो गया घटकर, तो 919 हो गई थी, यानी घटा है। तो 927 से 919 हुआ। तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत है। वृद्धि नहीं हुई थी, उसमें गिरावट आई थी। कितना हुआ था, 927 से 919। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इस शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष इसमें शामिल किया जाता है बच्चों की, तो आपका 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष की आयु जो है इसमें शामिल की जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका बिहार का कितना है लिंगानुपात। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका, तो ऑप्शन बी, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में अभी संशोधन नहीं हुआ है तो उसमें जो है सुधार नहीं किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा 106वें संविधान संशोधन 106वें संविधान संशोधन 2023 के अनुसार 106वें संविधान संशोधन 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा और विधानसभा, सॉरी राजस्थानी विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात कही गई है 106वें संविधान संशोधन 2023 में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। लेकिन अगर अब प्रश्न आएगा तो लोकसभा भी होगा, विधानसभा भी होगा, पंचायती राज भी होगा और नगर पालिका भी होगा, सभी होगा कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा को, तो 106वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा महिलाओं को जो इसमें 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहला, किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। करेक्ट है, किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। और भारत का ऐसा देश है तो आपका पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष है। तो ये आपका क्या करेक्ट है। दूसरा, सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये भी आपका करेक्ट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा, कल ही पढ़ा था हमने, तो 25 से लेकर किसमें है, 28 में है।
तीसरा आपका धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया, ये भी आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चौथा आपका धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। तो ऐसे पूछ रहा कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये भी सही है। क्या है ऑप्शन, इसमें देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी, 1 2 3 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति भी प्रदान की गई। कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग से चैप्टर ही था, धर्मनिरपेक्षता। आपका सभी सही है। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की आजादी दी गई है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार देता है। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? तो देखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों का अनुपात क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? हिंदू। हिंदू कितने हैं? 79.8, और उसके बाद मुस्लिम 14.2, ईसाई उसके बाद आता है, ईसाई का नंबर, सिख, उसके बाद अन्य में आपका बौद्ध, फिर आपका धर्म ये जैन धर्म आते हैं। ठीक है, बौद्ध, उसके बाद जैन, उसके बाद अन्य धर्म आते हैं। तो आपका क्या हो गया? सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा। अला महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। ये आपका क्या है? करेक्ट है। महात्मा गांधी के अनुसार कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य, ये सही है। दूसरा, धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुस्लिम या इस्लाम जैसे धर्म से था, ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। गांधी जी के धर्म का मतलब था नैतिक मूल्यों से था, ना कि जो है हिंदू या मुस्लिम जैसे धर्म से था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है, तो कौन सा सही? आपका सिर्फ पहला सही है, उपयुक्त में आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, राजनीति के लिए धर्म की अनिवार्यता के संदर्भ में महात्मा गांधी का धर्म से अभिप्राय हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। अतः दूसरा कथन सही नहीं है। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ये कथन दे देगा किसका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए, तो महात्मा गांधी के द्वारा। पीपीएससी कथन बहुत पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। इकाई 3 है आपका, इसमें चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। तो इससे पहला प्रश्न देखते हैं, फेडेकोर का संबंध है। फेडेकोर का संबंध एनसीईआरटी से प्रश्न है डायरेक्ट ये। फेडेकोर, तो ऑप्शन सी, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, एग्जैक्ट वहीं की शब्दावली भी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, फेडेकोर दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया का एक संगठन है। किसका संगठन है ये? दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया का संगठन है फेडेकोर, जिसका उद्देश्य सर्व सामान्य हितों की रक्षा करना रहा है। फेडेकोर ने बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि वहां की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणविद एवं स्थानीय लोग शामिल थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध आपका पर्यावरण आंदोलन से भी है भारत में, ध्यान रखिएगा। ग्रीन बेल्ट आंदोलन की नेता वंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन बेल्ट आंदोलन की नेता वंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वामसेप संगठन का संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से रहा। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। वामसेप, सारे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अला लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस दक्षिण एशियाई देश से है? सप्तदलीय गठबंधन
तो ये आपका नेपाल से है, ऑप्शन सी। 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप अप्रैल 2006 में संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों द्वारा 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया एवं बंद का आह्वान किया गया। अंततः 24 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा मांगों के मानने के बाद इसी गठबंधन द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया एवं गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आपका दबाव समूह के बारे में दिया है। दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? दबाव समूह, पहला, बतौर संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये आपका सही है। दूसरा आपका राजनीतिक पार्टियों के समान इनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का होता है, ये गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। आमतौर पर जो है दबाव समूह सत्ता पर नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी नहीं करते हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। पहला आपका क्या है? करेक्ट है। अगला चैप्टर है आपका राजनीतिक दल। पहला प्रश्न, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा था? देखिए सही नहीं पूछा है। पहला, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सही बात है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा, ये सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी आपका सही है। चौथा, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। राजनीतिक दलों के अगर हम बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें अगर, इनका कार्य चुनाव लड़ना है, सरकार बनाना या विपक्ष में बैठना, नीति एवं कानून निर्माण में भाग लेना, जनता को प्रशिक्षित करना, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखना, सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करना, ये सब क्या है? राजनीतिक दल के कार्य हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया था ना, राजनीतिक दलों का उद्देश्य समान हित में कार्य करना होता है, सबके हित में, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। करा उपयुक्त में कौन जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय दल के रूप में किसे मान्यता प्राप्त किया गया है? तो आपका बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका कौन सही हो जाएगा? ए, इसमें आपका केवल 3 आपका राइट आंसर है। वर्तमान में कितनी है? 6 राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी है, ये जिसे आप माकपा कहते हैं। आपका ये तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। देखिए ये आपका सही है। अगर राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करना है तो क्या होगा? किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधान चुनाव में कुल पड़े वैध मत का 6% जो है प्राप्त करना आवश्यक है और लोकसभा चुनाव में कम से कम जो है 4 सीट जीतना भी आवश्यक है। ये आप क्या है? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए है। दूसरा आपका, राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना, ये भी आपका करेक्ट है। तब आपका स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और दोनों सही है, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं है? क्या राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए कौन से प्रावधान नहीं है? ठीक है, पहला दल बदल विरोधी कानून, ये तो प्रावधान है। पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवार द्वारा संपत्ति एवं आपराधिक मामले के ब्यौरा संबंधी शपथ पत्र की अनिवार्यता, ये भी आपका प्रावधान है। तीसरा आपका, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देगी, ये प्रावधान नहीं है। चौथा आपका, राजनीतिक दलों में प्रमुख पदों पर महिलाओं के आरक्षण की अनिवार्यता, ये भी आपका नहीं है। तो प्रश्न में नहीं ही पूछा है कौन सा प्रावधान नहीं है, तो आपका तीसरा और चौथा नहीं है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
दल बदल विरोधी कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में है, पूछा जाता है ये प्रश्न। और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 92 संविधान संशोधन यानी 52 संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसे 1985 में पारित किया गया, जिसे 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत पुनर्संशोधित किया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2011 में दिए गए एक आदेश के तहत चुनाव वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना क्या होता है? ये अनिवार्य होता है। यद्यपि 3 और 4 के संबंध में कुछ सिफारिशें की गई हैं, तथापि इस ओर अभी तक कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया गया है। अगला है इकाई 5, चैप्टर है आपका 7, लोकतंत्र के परिणाम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में। पहला करा, इसने कमजोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया। सभी भेदभावों को अभी तक नहीं समाप्त कर पाया है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, इसने लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया, ये भी गलत है। इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, ये आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, क्योंकि प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का भार बराबर होता है। लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं, कमजोर वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव एवं लोगों के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आज भी क्या है? चुनौतियां बनी हैं। अगला है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुसंख्यकों का शासन, ये सही नहीं है। लोकतंत्र में ये नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, व्यक्ति की गरिमा और विधि के समक्ष क्या होता है? समानता होती है। ये सब आपकी क्या है? सही है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं, व्यक्ति की गरिमा एवं विधि के समक्ष समानता आदि बातें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th में आपके बस इतने ही चैप्टर थे। हमने सारे चैप्टर के प्रश्नों को कर लिया। इसके आगे के वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।